बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी सलामती कमेटी के इजलास को हुकूमत की तरफ से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये इजलास, इसका एलामिया हुकूमत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। हुकूमत ने इस एलामियों को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया वो भी आपके सामने रखते हैं, और किस तरीके से ये हुकूमत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। पहले देख लेते हैं हुकूमत इसको जिस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। एलामिया में कहा गया है, मुल्क की सलामती के लिए किसी किस्म का अंदरूनी और बैरूनी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी की हालिया लहर TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच बचाव पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। पॉलिसी के नतीजे में दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। TTP के ख़तरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी किया गया। वापस आने वाले ख़तरनाक दहशत गर्दों से मुल्की अमन व इस्तेहकाम मुतासर हुआ। अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने से भी अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हम जहद जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। ऑपरेशन नए जज्बे, अज़्म हिम्मत के साथ दहशत गर्दी का खात्मा करेगा। इस चीज़ को लेकर हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चूँकि अब ऑपरेशन होना है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स से दस्तयाब नहीं होगी। इस एक चीज़ को लेकर हुकूमत ये दावे कर रही है कि इंतखाबात का होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ़ौज दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मुलव्वस होगी, इसलिए सिक्योरिटी नहीं दी जा सकेगी। सिर्फ इस एक चीज़ को लेकर हुकूमत की तरफ से ये दावा सामने आता है कि इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, और उसके साथ फिर इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई है, जैसा कि एलामिया में कहा गया है। लेकिन उसमें इमरान खान कितने बाइख्तियार थे, वज़ीर आज़म थे, सारा कुछ वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी बनता है। लेकिन हकीकत में ऑपरेशन कौन कर रहा था? पाक फ़ौज ऑपरेशन कर रही थी और उसकी सरबराही जनरल बाजवा साहब कर रहे थे, और उनके साथ जनरल फैज़ हमीद थे। अगर ऐसा कुछ हुआ है, TTP को यहाँ पे पाकिस्तान में कोई रियायत दी गई है, उनको ठिकाने दिए गए हैं, तो फिर ये सब का मुतफ़िका फ़ैसला है। सिर्फ इमरान खान का फ़ैसला ये किसी तौर भी नहीं हो सकता। और जनरल बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कितने बाइख्तियार थे, किस तरीके से वो हर चीज़ को मैनेज किया करते थे। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी बिल्कुल कायम नहीं रहता कि वो सारा कुछ इमरान खान की वजह से हुआ था। इमरान खान की हुकूमत के दौरान ज़रूर हुआ था, लेकिन इमरान खान उसके वाहिद ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई ज़िम्मेदार है तो पूरे का पूरा सिस्टम है। जिस तरीके से अब ऑपरेशन होने जा रहा है, तो क्या शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करेंगे? अदारे मिलकर बैठेंगे, ऑपरेशन होगा और ये सिस्टम का फ़ैसला होगा, इस निज़ाम का फ़ैसला होगा। बाकी ये देखते हैं कि ये एलामिया हुकूमत के मुंह पर तमाचा कैसे है। इसमें यह भी कहा गया है, बढ़ती हुई नफ़रत अंगेज़ी, मुआशरे में तकसीम दर पर्दा, अहदाफ की आड़ में रियासती अदारों, उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की शदीद मज़म्मत। ये अदारों के ख़िलाफ़ जो लोग बातें कर रहे हैं, उनकी शदीद मज़म्मत की गई है। किन अदारों के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं? आजकल सबसे ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ हो रहा है। अगर इस चीज़ को इन मैनों में भी ले लिया जाए कि अदारों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो काबिल मज़म्मत है, तो ये आज मज़म्मत सबसे मज़म्मत उन लोगों की गई है जो उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। और किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ जो भी बंदा जहर उगलता है, जो भी हल्का जहर उगलता है, जो भी तबका जहर उगलता है, उसकी इसी तरीके से मज़म्मत की जानी चाहिए। इसको आप सिर्फ इमरान खान की पार्टी पर मुंतबिक नहीं कर सकते। आज की सूरत हाल को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तनकीद उमर अता बंदयाल पर हो रही है। और फिर तनकीद करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग भी हैं जो उमर अता बंदयाल के साथी हैं। अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट सामने आया उस पर भी बात करते हैं। इजलास ख़त्म हुआ तो उसके 6 घंटे के बाद एलामिया जारी हुआ। तो एलामिया क्या घड़ा जा रहा था, पॉलिश किया जा रहा था, क्या उसको किया जा रहा था? दरअसल हुकूमत के सामने सारा मंजरनामा था। इजलास के दौरान जो कुछ हुआ था वो हुकूमत के सामने था। हुकूमत जो कुछ इजलास से कहलवाना चाहती थी फ़ौजी सरबराहान की मौजूदगी में, उसमें कामयाब नहीं हो सकी। अगर ये कहलवा लेते कि हुकूमत जो कुछ भी कर रही है अदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, ऐसा कुछ इजलास में नहीं किया गया। इस हुकूमत की तरफ से फिर कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश की गई, इसलिए एलामिया लेट होता गया। इस दौरान क्या हुआ,
अतर मीन अल्लाह साहब को मोहरे के तौर पर सामने लाया गया। उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ जो कुछ कह दिया, जो कुछ 7 रुकनी बेंच के बारे में बात कर दी। 7 रुकनी बेंच कभी था ही नहीं, कभी बना ही नहीं था। 9 रुकनी बेंच था, 9 रुकनी से 7 रुकनी नहीं हुआ था, बल्कि 5 रुकनी हुआ था। और उसके बाद वो सो मोटो के तहत लिया गया बेंच ख़त्म हो गया था। जो लोग कहते हैं कि 9 रुकनी बेंच सुकड़ता हुआ 3 रुकनी रह गया था, वो बिल्कुल गलत है। 9 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच बना, उसका खात्मा हो गया। उसके बाद फिर अलग से एक बेंच बना था जिसमें 5 जजेस थे। 5 में से 2 जजेस अलग हो गए, बाकी 3 रह गए जिनकी तरफ से ये फैसला आया था। अतर मीन अल्लाह साहब ने अपना जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें वो अपने चीफ जस्टिस के बारे में बरादर यूसुफ का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने पहले बात की थी कि उमर अता बंदयाल कूफियों के नरगे में हैं, अब उनको बरादरान यूसुफ का भी सामना है। जिस तरीके से उमर अता बंदयाल के साथी इनके खिलाफ अपने फैसले सुना रहे हैं, इनके खिलाफ जो सियासी बयान दे रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किसके हाथों में, किन के हाथों में खेल रहे हैं। जस्ट अतर मीन अल्लाह साहब कहते हैं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस 3-4 से मुस्तरद हुआ। इसके साथ साथ अतर मीन अल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए था। कहाँ से आ गया फैसला 4-3 का? और फिर ये भी कह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, फुल कोर्ट भी बनना चाहिए था। वही बात जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कर रही है, वही बात अतर मीन अल्लाह साहब कर रहे हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमारे पास इतना चूँकि टाइम नहीं होता, 1-2 बातें करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लोग फुल कोर्ट की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? हर कोई कह रहा है कि फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट। अतर मीन अल्लाह साहब की तरफ से भी फुल कोर्ट की बात कर दी गई है। आखिरकार फुल कोर्ट की तरफ ये लोग क्यों ले जाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि 15 जज बैठेंगे या 13 जज बैठेंगे, आज एक जज नहीं है, कल दूसरा जज नहीं है। इस तरीके से मामला चलते चलते 8 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं हो सकता। और फिर अतर मीन अल्लाह साहब कहते हैं कि मामला लो कोर्ट में होना चाहिए था, हाई कोर्ट में होना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मामला हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पे क्या हुआ? 1 महीने की स्मार्ट डिले कर दी गई। वो मामला जो इंतहाई ज़्यादा अहम है, बड़ा नागुज़ीर है, उसका जल्द अज जल्द फैसला होना है, उसमें तारीखें दी जा रही हैं 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। तो कैसे फैसला हो जाता 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का? सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया है, बिल्कुल फिर दुरुस्त नोटिस लिया है। बात हम कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की। इस कमेटी के इजलास में मालिश भी की गई, पालिश भी की गई, और पालिश का जिस तरीके से मुकाबला होता है वो मालिशिया ही जीत गया। वहाँ पे बात होती है कि गुलजार इमाम को गिरफ्तार किया गया है, कालादम BNA का यह लीडर है, उसका सरबराह है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बलोचिस्तान में मुलव्वस था, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो शहबाज शरीफ की तरफ से DG ISI के तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए, और फिर पुलों का ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि उसने भी कहा, इसने भी कहा, मैंने भी कहा, तूने भी कहा, सब ने कहा, एक एक करके कहा कि क्या कहने, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। वहाँ पे पालिश का मुकाबला हुआ तो जिस तरीके से हस्बे रवायत सबसे बेहतर पालिश शहबाज शरीफ साहब करते हैं, मालिश भी वही करते हैं। पालिश का मुकाबला मालशिया ने जीत लिया, और वहाँ से एक दफ़ा तो ये अपने तौर पर सुरखरू हो गए कि हमने बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। देखते हैं कि इनकी तारीफ़ें इनके कितने काम आती हैं। गुलजार इमाम बहुत बड़ा दहशतगर्द है। ये बड़ी हमारे अदारों की कामयाबी है कि उसको गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले नाजरीन एहसानुल्लाह एहसान को भी गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान का दौरे हुकूमत था, बड़ी बैजा बाजा हुई, बड़ी शाबाश दी गई, और फिर एहसानुल्लाह एहसान फरार हो गया। उस हवाले से तनकीद भी बनती थी, इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि गिरफ़्तार किया गया था, उसको हिरासत में रखा गया था, आखिरकार वो फरार होने में कामयाब कैसे हो गया। यहाँ पे इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान ने खुद गिरफ़्तारी दी थी। गिरफ़्तारी देने के बाद उसने जो कुछ अदारों को बताना था उसने बता दिया, और बताने के बाद वो फिर जहाँ उसने चाहा वहाँ पे वो चला गया। इसी तरीके से हमारे इदारों की तरफ से कुलभूषण को भी गिरफ़्तार किया गया था, वो भी हमारे इदारों की बड़ी कामयाबी थी। अब देखना यह है कि गुलजार इमाम से क्या कुछ गिरवाया जाता है और उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है तो उसको फिर रिहा कर दिया जाता है, या फांसी के फंदे पर
چڑھا دیا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں مضبوط روایت ابھی تک تو کام نہیں ہو سکی۔ باقی ہم بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ کے محسن اعظم کی۔ مسلم لیگ نون کا محسن اعظم کون تھا؟ آج مسلم لیگ نون اقتدار کے ایوان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی لیڈرشپ کی گرفتاری ہونی تھی، جیل میں جانا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی۔ شہباز شریف جس دن وزیر اعظم بنتے ہیں اسی دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، 85 رکنی کابینہ تشکیل دے دی، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے مقدمات ختم کروا لیے۔ اتنا بڑا احسان ان پر کیا تو کس نے کیا تھا؟ یہ عمر عطا بندیال کی طرف سے کیا گیا احسان تھا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ تحریک سپیکر کی طرف سے مسترد کر دی گئی تھی، اور عمران خان نے انتخابات کروانے کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور پھر آدھی رات کو عدالت بیٹھتی ہے، 100 موڈر لیا جاتا ہے اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے۔ فیصلہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے، 5 جج ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جج جس نے مسلم لیگ نون کے لیے یہ راستہ ہموار کیا محسن اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے لیے عمر عطا بندیال، لیکن ان لوگوں کی طرف سے، ان احسان فراموشوں کی طرف سے عمر عطا بندیال کو دشمن عظیم سمجھ لیا گیا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اگر وہ بینچ نہ بیٹھتا، ان کے حق میں فیصلہ نہ کرتا، آج یہ جیل میں بیٹھے ہوئے آہو زاری کر رہے ہوتے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے کوئی احساس نہیں کیا جا رہا، صرف انتخابات سے بچنے کے لیے کہ پنجاب میں 90 روز میں انتخابات نہ ہوں۔ یہ عمر عطا بندیال کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اب استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے، اور ایک مہرہ انہوں نے راجہ سبتین کی طرف سے اور آگے چلا دیا ہے، جس نے عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس بھی درج کروا دیا ہے۔ ادھر عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس آئے گا، ادھر قاضی فائز امین الدین اور دیگر ججوں کے خلاف بھی ریفرنسز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر مقابلہ ہوگا کہ ریفرنس کس کے خلاف کتنے درج ہوتے ہیں۔ استعفیٰ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی لندن سے مانگا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو حکومت کا چہرہ ہے، جیسا بھی چہرہ ہے، آپ خود کہہ دیں کہ یہ کس قسم کا حکومت کا چہرہ ہے، ان کی طرف سے بھی عمر عطا بندیال صاحب سے استعفے کی ڈیمانڈ دی گئی ہے۔ ابھی انتظار کیجئے کہ عمر عطا بندیال صاحب ان کے ہاتھ میں، ایک ایک کے ہاتھ میں اپنا استعفیٰ کب اور کیسے پکڑاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔